प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज आपके ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 7। बच्चों हम अभी तक इसके टोटल 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ग्रुप और उससे रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस किया है। और आज का भी ये लेक्चर हमारा उसी से रिलेटेड आगे कुछ थ्योरम पे डिपेंड रहने वाला है। और बच्चों आज जो भी मैं आपको थ्योरम करवाने जा रहा हूँ दोनों के दोनों ग्रुप के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 1.7 इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1.7 आपकी बुक की, इसका सबसे पहले बच्चों देखो स्टेटमेंट। कोई भी थ्योरम हो स्टूडेंट, उसका स्टेटमेंट याद रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बेसिकली मीनिंग को समझना ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद जानते हो कि थ्योरम है, आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि थ्योरम रटते हैं। बच्चों मेरा कहना है कि थ्योरम कभी भी रटनी नहीं चाहिए। रटोगे क्योंकि रटे हुए ज्ञान की एक लिमिट होती है। यदि आपने कुछ चीज़ को रटा है तो जो उसके ज्ञान की आपके एक लिमिट है, वो कितने दिन की लिमिट है वो अलग अलग माइंड के अकॉर्डिंग आपके रहेगा। हाँ, लेकिन यदि समझ जाते हो और उसके प्रूव करने को तरीके को आप दिमाग में बैठा लेते हो तो मान के चलिए कोई भी थ्योरम प्रूव किए जा सकते हैं। और आज जो थ्योरम करेंगे उसी से तरीके की है जिनमें आपको रटना नहीं समझना है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देखो कि यदि क्वेश्चन है बच्चों कि यदि ए और बी, यदि ए और बी किसी ग्रुप जी के अवयव हो। आपको क्या दिया गया है कि जी कोई ग्रुप दे दिया, पहले ए और बी उसके दो अवयव हैं। तो समीकरण ए एक्स बराबर बी कोमा वाई ए बराबर भी बी हो के जी में अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं। और इसका फिर प्रूफ। थ्योरम के स्टेटमेंट को बच्चों यदि समझ जाते हो तो आप इस थ्योरम को बहुत इजीली प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका स्टेटमेंट समझना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि यदि ए और बी किसी ग्रुप जी के अवयव हो, यानी हमें बच्चों क्लियरली स्टेटमेंट में लिखा हुआ दे दिया कि जी कोई ग्रुप है। ठीक है, जी कोई ग्रुप है। तो जी यदि ग्रुप हो गया तो आप खुद सोचिए भी उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी आ गई या नहीं आ गई। मतलब क्या क्या क्वालिटी बताइए आपको? संवृतता, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम। यानी जी के अंदर ये 4 क्वालिटी होगी, जिसमें मुख्यतः भाई जो संवृतता है वो तो लागू ही होती है भाई। अगर दिव्यधारी संकर या परिभाषित है तो संवृत तो है। अब जो बची हुई 3 प्रॉपर्टीज है, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, वो 3 है। ठीक है, ये कह रहा है कि तो समीकरण दिए जो एक्स बराबर बी और वाई ए बराबर बी है, तो हम सबसे पहले एक्स बराबर बी को लेके चलेंगे और जिस तरीके से एक्स बराबर बी को करेंगे वही तरीका वाई ए बराबर बी के लिए रहेगा। तो ये कह रहा है कि तो जी में अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। जी में क्या होंगे? अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। सबसे पहले तो आप ये सोचो भी इसका हल क्या होगा। एक्स इक्वल टू बी है, एक्स इक्वल टू बी है। अब सबसे पहले आप सभी के माइंड में कुछ जो बातें हैं, जो कुछ चीज़ें आ रही है उनको दिमाग में बैठाओ, उनको समझो पहले सीधा दिमाग में। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि ए एक्स का मतलब ए गुणा एक्स है। आ रहे नहीं आ रहा माइंड में? जनरली बच्चों ये देखो, जनरली जो आप जो नई चीज़ पढ़ रहे हो आपको देखने पर ये लगेगा कि एक्स का मतलब ए गुणा एक्स है। जनरली माइंड में यही आता है सभी स्टूडेंट के। जब हम थे हमारे दिमाग में शायद यही आता होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में यदि मैं देखें तो ये ए गुणा एक्स नहीं है। ए एक्स का मतलब ए स्टार एक्स है, यानी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है जो इन दोनों के बीच लगा हुआ है। एक्स यहाँ पर बाहर से कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स कोई वेरिएबल है, हमें ये तो नहीं पता कि है, हाँ लेकिन है कोई वेरिएबल। ठीक है, तो ए एक्स का मतलब ए स्टार एक्स है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यदि मुझे यहाँ से एक्स पता करना हो, यदि मुझे यहाँ से एक्स पता करना हो तो मैं यहाँ से क्या करूँ भाई? यदि मान लो a गुणा एक्स होता तो हम क्या करते हैं, a को उधर ले जाते। भाई a गुणा एक्स होता
तो मैं क्या करता, ए को उधर ले जाता, ए डिवाइड में आता। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि मुझे यहाँ से ए हटाना पड़ेगा। बस समझ आ रही है कि मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ए को हटाना पड़ेगा। क्लियर हुई ना इतनी बात। तो यदि मुझे ए को यहाँ से हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? तो बच्चों ये नहीं कि आप सीधा डिवाइड में ले जाओ। संक्रिया में कोई भी अवयव को हटाने का एक रूल होता है। यदि आपको याद हो, मैंने आपको एक बात बताई थी, होगा या नहीं होगा? अब आपको सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर की लाइन देख लो, ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे, जिसके ऊपर मैंने बॉक्स किया। जब भी कोई डाउट है उस बॉक्स को देख लेना, आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि मैं जो भी प्रोसेस मैंने यूज किया वो क्यों किया। क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, ग्रुप के लिए ये बात लागू होती है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम तत्समक सब विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो और ये भी हम जानते हैं कि ई को कोई भी एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स के साथ ही जी बी के साथ लगाऊं तो वो क्या आएगा, बी। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये बनेगा कि x का जो रिजल्ट है, सॉरी जो x की वैल्यू है वो होगी a इनवर्स b। x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, a इनवर्स b होगी। तो देखिए तो अब मुझे ये दिखाना है कि जो आपका a इनवर्स b है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये G कोई ग्रुप है, आपको दिया गया है G कोई ग्रुप है। तो मैंने क्या मान लिया, A और B दो एलिमेंट मान लिए G के अंदर। फॉर ऑल A बिलोंग, यदि सॉरी A मानो एक बार, फॉर ऑल A बिलोंग G, मैं क्या लिख सकता हूँ, A इनवर्स बिलोंग फ्रॉम G। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बात समझ में आ गई। अब आप ये समझिए कि यदि A इनवर्स बिलोंग टू G है, B बिलोंग टू G है, दोनों ही G के एलिमेंट है, A इनवर्स और B दोनों के दोनों G के एलिमेंट हैं, तो इस तरीके से A इनवर्स B भी आल्सो बिलोंग फ्रॉम G होगा या नहीं होगा? अब कईयों के दिमाग में आएगी सर क्यों होगा? तो बच्चों आप याद रखो, मैंने क्या कहा था, जो भी बात लिखूं उसके लिए इस बार बॉक्स को देख लो, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये बॉक्स देख लो, आपको इस बॉक्स को हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। ए इनवर्स क्यों लिया? क्योंकि जी ग्रुप है। ए इनवर्स को बी से रिलेटेड किया, दोनों को एक साथ लिखा, और वो भी जी के अंदर। क्यों लिखा? क्योंकि जी एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। अब आप देखिए भी, हम जानते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, तो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड ए इनवर्स लगा दूँ। साचर्यता से यानी एक्स यहाँ पे याद रखना ग्रुप का ही एलिमेंट है, फिर ई आएगा, यानी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और यदि A इनवर्स B बिलोंग टू G है, देन X बिलोंग टू G। बात समझ आ गई या नहीं आ गई, या कोई डाउट है? आराम से समझना बच्चों। देखो सबसे पहले आप चलो पहले इस पोर्शन को देख लो भी, AX इक्वल टू B, X पता है आपको G का ही कोई ना कोई एलिमेंट है, बाहर का नहीं है। ठीक है, याद रखना। X आपका बच्चों यहाँ पर G का ही कोई ना कोई एलिमेंट है, बाहर का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो Ax इक्वल टू यदि B है, मुझे यहाँ पे इस समीकरण का हल चाहिए। अब आपको के साथ आपने x का ही क्यों निकाला, क्योंकि A और B मुझे ग्रुप के अंदर दिए हुए हैं, B है तो B तो क्लियर है। x है वो उसका जो रिजल्ट है क्या वो उसके अंदर है, वो देखना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से A हटाने के लिए दोनों तरफ A इनवर्स लगा दिया। ठीक है, साचर्यता से A को इधर ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। A इनवर्स से E होता है, E को किसी के साथ ऑपरेट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इक्वल टू आ गया A इनवर्स B। ठीक है, तो बच्चों x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर, A इनवर्स B। और आप ये देखिए कि यदि A बिलोंग टू G है तो A इनवर्स भी G में होगा, ग्रुप है। A इनवर्स G में, B G में, तो A इनवर्स B भी G में, यानी x इक्वल टू A इनवर्स B आया और A इनवर्स B आपका G के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट ये बन जाएगा
कि जो x है वो भी किससे बिलोंग करेगा, g से बिलोंग करेगा। मतलब ये हो गया कि इस समीकरण का जो हल है वो g के अंदर विद्यमान है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है बच्चों? अब यदि इतनी बात हमारी आपके क्लियर हो गई हो तो अब आपको सिद्ध करना है कि ये अद्वितीय होगा, यूनिकनेस। यानी अब आपको क्या सिद्ध करना है, ये अद्वितीय। हमें दो बातें सिद्ध करनी थी बच्चों, विद्यमान भी है और अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अभी तक मैंने क्या सिद्ध किया, सिर्फ विद्यमान है, अद्वितीय रूप से विद्यमान है वो तो सिद्ध नहीं किया। अब वो सिद्ध करेंगे। देखो, माना ax बराबर b के दो हल x1 व x2 है। यानी इस तरीके से जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ax1 बराबर b और ax2 बराबर भी b। ठीक है, बात समझ आ गई? फिर मैंने क्या ले लिया, मैंने दो हल ले लिए, ax1 बराबर b और ax2 बराबर b ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों को यदि इक्वल लेता हूँ, ax1 इक्वल टू ax2। अब बच्चों यदि आपको याद हो निरसन नियम, कैंसलेशन लो, उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 इक्वल टू x2। यानी जो आपका हल है वो क्या है, अद्वितीय है। तो ये लो बच्चों, आपके सामने जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो गई। एक बार पूरी थ्योरम पे नज़र डाल लीजिए, यदि कोई डाउट है तो देख लीजिए, अदरवाइज हम आगे वाली थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा ना बच्चों? बात समझ आ गई सारी? बस आपको क्या करना है कि ग्रुप से रिलेटेड सारी जानकारी दिमाग में रखनी है। याद रखना, यहाँ पे सीधा साथ लिखने का मतलब गुणा नहीं है, वो कोई ना कोई संक्रिया के थ्रू जुड़े हुए हैं। उनको हटाना है तो आप इन्वर्स लगा के हटाओगे, सीधा नहीं हटाओगे। क्योंकि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि f ऑफ f इनवर्स x क्या होता है, x या f इनवर्स है। तो यानी f यहाँ से कब बटेगा, जब उसके साथ उसका इन्वर्स लग जाता है। ये कैंसिल नहीं होता, उसको हटा देता है। ठीक है बच्चों, इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है जो काफ़ी अच्छी है, देखो, जो आपको समझनी भी चाहिए। थ्योरम नंबर 1.8। थ्योरम नंबर 1.8 जो है बच्चों, सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो इसका जो स्टेटमेंट है, क्या दिया हुआ हमें, इसके स्टेटमेंट में दिया है कि यदि किसी साम्य समूह है G में, यदि किसी साम्य समूह, बच्चों यहाँ पे इस बार जो G आपको सीधा ग्रुप नहीं दिया है, सिर्फ साम्य समूह दिया है। डेफिनेशन पे आ जाइए एक बार, साम्य समूह क्या होता है, डेफिनेशन बताइए, साम्य समूह क्या होता है। तो यदि आपको याद हो तो साम्य समूह ऐसा सेट जो साचर्यता का पालन करता है किसी संक्रिया के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप या साम्य समूह कहते हैं। आगे इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक ए बी बिलोंग जी के लिए, प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग टू जी के लिए, आगे दिया है ax बराबर b तथा y बराबर b। यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम बढ़िया है, ax बराबर b तथा y बराबर b। ठीक है, कि हल अद्वितीय हो तो G एक ग्रुप होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि हल अद्वितीय हो तो G एक ग्रुप होता है। दर्शन देखिए, ये थ्योरम बच्चों आपको दी गई है।
जो अभी हमने थ्योरम की उससे ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स सिस्टम है और सिद्ध करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, भाई अगर आप ये सोचते हो कि उसका उल्टा लिख दो तो वो बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रुप होने का मतलब इनवर्स था, यहाँ पे संक्रिया होने का मतलब इनवर्स हो, ये जरूरी नहीं होता, हमें दिखाना पड़ेगा। देखो, तो यदि किसी साम्य समूह है जी में, तो बच्चों एक बार देखो, आपको जी क्या दिया हुआ है? सेमी ग्रुप दिया गया है। सेमी ग्रुप दिए हुए होने का मतलब दो बातें अपने आप लागू हो जाती है, एक तो ये संवृत है और एक इसमें साचर्यता लागू हो रही है। ठीक है, ये कह रहा कि ए प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग जी, यानी मैं ए और बी कोई भी दो अवयव जी से उठा लूँ, कोई भी दो अवयव को जी से उठाकर यदि मैं ऐसा लिखता हूँ के लिए एक्स इक्वल टू बी तथा वाई इक्वल टू बी ये हल अद्वितीय हो तो ये ग्रुप होगा। पहले ये सिद्ध किया इनका हल अद्वितीय होगा, अब प्रूव करना है बच्चों ये अद्वितीय हो इनके हल तो जी क्या होगा? ग्रुप होगा। अब सबसे पहले आपके माइंड में देखो ये बात आनी चाहिए कि जो सिद्ध करना है क्या क्या है, आपको ये सिद्ध करना है कि जी एक ग्रुप है। ठीक है, ये तो पता है, लेकिन क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा उसको ग्रुप बनाने के लिए? तो ग्रुप बनाने के लिए जो मुख्य रूप से चार चीज़ों की जरूरत होती है, एक साचर्यता, एक संवृतता, एक साचर्यता। तो वो दो बातें तो लागू होगी कि साचर्यता तो भी लागू होगी जब वो संवृत हो। दो बातें प्रूव है। दो और प्रतिलोम तत्समक, दोनों को प्रूव करना है। बात दिमाग में आ रही होगी, दोनों को प्रूव करना है तो कैसे करें? बात सोचने वाली है। तो बच्चों देखो, इसको प्रूव करने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका ही आगे बहुत जगह इस्तेमाल करूँगा। देखो, सबसे पहले एक्स इक्वल टू बी एक जो एक्सप्रेशन है, एक बार इसको समझने की कोशिश करो आप। एक्चुअली में एक्स इक्वल टू बी है क्या? एक्चुअली में एक्स इक्वल टू बी है क्या? इसका बेसिकली अर्थ ये हो जाएगा कि ए यदि जी का कोई एलिमेंट है जो सेमी ग्रुप है और बी भी जी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ए को अलग अलग x के साथ x की अलग अलग वैल्यू लेकर ऑपरेट करूं तो इस तरीके से भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जी के अंदर अवयव है तो x की मैं एक बार x1 वैल्यू लूँ, भी ए के साथ एक बार x1 लगाऊं, एक बार x2 लगाऊं, एक बार x3, एक बार x4, इस तरीके से मैं अलग अलग यदि एलिमेंट लगाता जाऊं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है कि जी के जो बाकी सारे एलिमेंट है वो सब मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। इसका बेसिकली मीनिंग ये है, यानी ये क्या कह रहा है कि ए कोमा बी बिलोंग जी के लिए भी एक्स इक्वल टू बी होने का बेसिकली मीनिंग ये हो गया कि ए को यदि मैं अलग अलग एक्स के साथ ऑपरेट करूं तो जो एक्स इक्वल टू जो रिजल्ट आ रहा है वो जी के अंदर ही होगा। बात समझ आई या नहीं? है जो मेरे कहने का अर्थ है, या अभी भी कोई डाउट है? सिंपल सी बात समझ आ गई होगी। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से दिमाग में बैठाओ। एक्स इक्वल टू बी का एक्चुअली मीनिंग ये है कि यदि मैं ए कोई फिक्स एलिमेंट लेकर x की अलग अलग वैल्यू को लेकर ए के साथ x के फॉर्म में लिखूं या y ए के साथ फॉर्म में लिखूं, इस तरीके से मैं अलग अलग ऑपरेट करूं तो मेरे पास g के बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है वो आ रहे हैं। ठीक है, इसका बेसिकली अर्थ ये है। ठीक है, तो अब इसको बच्चों समझने की कोशिश करो। गिवन क्या है, आपको दिया हुआ क्या है कि a कोमा बी बिलोंग यदि g हो तो x एंड y देन देयर एग्जिस्ट x और y कुछ ऐसे होंगे कि x इक्वल टू बी होगा और y इक्वल टू क्या होगा? b होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब इसी लाइन को आप दोबारा समझने की कोशिश करो। भाई जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं अलग अलग x को लगाकर g के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ तो अलग अलग जी के एलिमेंट आ रहे हैं, तो इस तरीके से यदि मैं x को अलग अलग लेता जाऊं तो कहीं ना कहीं जाकर मेरे पास a भी आएगा या नहीं आएगा? अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा ये एक द्विआधारी संक्रिया है और आप सब जानते हो द्विआधारी संक्रिया में जब आप कोई भी नया एलिमेंट लगाओगे उसके साथ रिजल्ट उसी सेट का ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला, तभी तो वो द्विआधारी संक्रिया होगी। यानी इससे रिजल्ट ये बन जाएगा कि यदि मैं x को इक्वल b के लेकर चलूँ तो यदि मैं x की अलग अलग वैल्यू चेंज करूँ तो एक बार b आया, एक बार और कोई आएगा, एक बार और कोई एलिमेंट आएगा, और इस तरीके से मेरे पास एंड में जाके x की जितनी भी g के जितने एलिमेंट हैं उनकी अलग अलग वैल्यू x की लूँगा उतने ही
भी एक्स लेने पड़ेंगे और मैं जी जनरेट कर लूँगा या नहीं कर लूँगा पूरा, ये पूरा बना लूँगा। आई बात समझ में? जैसे सिंपल सी बात है भी ये 2 है, 2 को आपको क्या बनाना है 4 5 6 7 8 9, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, 2 को किन्हीं किन्हीं नंबरों से गुणा करके इनमें कन्वर्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो वैसे वही तो बात है, एक कैसे ना कैसे करके मैं 2 को 1 से गुणा करूँगा तो 2 भी तो बनेगा। तो एक्स यहाँ पे कोई फिक्स एलिमेंट थोड़ी ना। तो अब दोबारा लिखूँगा इस तरीके से, यदि ए बिलोंग जी हो तो देयर एग्जिस्ट, यानी मेरे पास कोई ना कोई ऐसा x जरूर होगा जो a के इक्वल है, और ऐसा y भी जरूर आएगा जो इसे a के इक्वल बनाए। ठीक है, यदि मैं x अलग अलग लूँ तो मेरे पास ऐसा एक x और ऐसा एक y जरूर आएगा, इनकी वैल्यू कोई ना कोई कैसी जिनके लिए ax बराबर e और a है। तो x यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिण तत्समक राइट साइड में, और y यहाँ पे क्या हो गया वाम तत्समक क्योंकि लेफ्ट साइड में है। और हमने ये पढ़ा था चूंकि तत्समक अद्वितीय होता है, इसका मतलब क्या हो गया, तत्समक अद्वितीय होने का मतलब ये हो गया कि x बराबर y बराबर e, अर्थात तत्समक विद्यमान है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 मान लो। देखो बच्चों, छोटी सी बात है लेकिन समझने में कितना टाइम लगा है वो देखिए। यहाँ पे समझने का काम ज़्यादा है, यानी उसका एक्सप्रेशन को समझना है। ये कह रहे हैं कि a के साथ अलग अलग x लगाता हूँ तो g के बाकी सारे अवयव आ रहे हैं, तो बाकी सारे आने का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा भी ज़रूर होगा जो x के साथ लगाऊँ तो a को बनाएगा, और y के जगह लगाऊँ तो वो भी a को बनाएगा। इन दोनों से रिजल्ट क्या निकला, ये पहला रूल क्लियर हुआ। अब आप खुद सोचिए, अब यदि a बिलोंग g है, e बिलोंग टू g है, आपके पास b की जगह मैं इस बार e ले रहा हूँ, तो भाई है तो g का ही एलिमेंट। तो इस तरीके से यदि मैं कोई कोई भी ax लगाऊंगा वो e को बनाएगा या नहीं बनाएगा, और कोई y a लगाऊंगा वो भी e को, b की जगह e को बनाएगा। भी बात ये हो सकती है भी यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू वो यहाँ से अलग होगी। ठीक है, तो यदि ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो x इक्वल टू ए इनवर्स, y इक्वल टू ए इनवर्स, दोनों बातें सेम है, यानी प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। क्लियर हुआ, प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा, रिजल्ट ये बन गया कि यदि कोई सामी समूह है, संवृत सामी समूह हो गए, तत्समक प्रतिलोम दोनों मैंने सिद्ध किए, अतः G एक ग्रुप है। बात समझ आ गई? यदि ऐसा होगा तो बच्चों G क्या होगा, एक ग्रुप होगा। अब आराम से एक बार इसको दिमाग में बैठाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमने थोड़ा सा मेथड अलग लगाया है इस पर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे। लिए सभी बच्चों स्क्रीनशॉट है। एनी डाउट? तो बच्चों आपको कोई डाउट इससे संबंधित नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया? तो आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, तो बस बेटा याद रखना जो रूल है वो भाई आप कहोगे सर ऐसा क्यों माना, अरे सिंपल सी बात आप खुद समझिए भी। आप जिस क्लास में हो भी, आपकी क्लास में यदि 50 स्टूडेंट है, यदि मान लो मैं कोई रूल अप्लाई करता हूँ भाई, जिसमें मैं 45 बच्चों पे तो ये रूल लगा दूँ भी इस तरीके से ये काम आपको करना है, 5 बच्चों को कुछ ना दूँ, तो जो बाकी 45 हैं उनको ऑब्जेक्शन होगा। क्योंकि बेटा रूल वो होता है जो सभी जगह अप्लाई हो। ठीक है, तो ये एक रूल दिया तो इसका मतलब मैं ए भी लूँगा तो भी ये अप्लाई होगा, ए लूँगा तो भी ये अप्लाई होगा। हाँ, पर अब किसी के दिमाग में अगर सर आपने पहले ई क्यों नहीं लिया, तो बेटा मैंने ई इसलिए नहीं लिया कि ई विद्यमान है या नहीं मुझे इसका पता नहीं था। सेमी ग्रुप होने का मतलब ये तो ना भी इसका तत्समक विद्यमान है। हाँ, एलिमेंट तो है, क्यों खाली नहीं हो सकता, सेमी ग्रुप है तो साचर्यता के लिए कम से कम 3 अवयव होने तो जरूरी हैं, आप जानते हो, तभी तो साचर्य सिद्ध होता है।
ठीक है। तो बच्चों अब आगे एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है, ब्रीफली उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, डेफिनेशन है वो देखिए। सबसे पहले उससे पहले आप ये देखिए, अवयव की घात, अवयव की डेफिनेशन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगी। देखिए अवयव की घात का मतलब क्या है ये समझिए। a की पावर 1 का मतलब a है, तो a की पावर 2 का a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a स्टार a, ये होता है। a क्यूब का मतलब यहाँ होगा a स्टार a, a की पावर 4 का मतलब यहाँ होगा बच्चों a स्टार a, इस तरीके से। a की पावर n का मतलब होगा a स्टार a, इस तरीके से n टाइम तक। तो अभी तक आपने जो पढ़ाई घातों को देखो, उससे कितना अलग एक्सप्रेशन है मेरे सामने, ये आपके सामने कितना अलग एक्सप्रेशन आ गया। अभी तक आपने ए स्क्वायर का मतलब ये पढ़ा है a गुना ए क्यूब का मतलब a गुना a, 3 बार गुना लिख दिया, a क्यूब का 4 है। लेकिन यहाँ पे घात का मतलब कुछ और ही लग रहा है। देखो घात का मतलब a, अब आप कहोगे सर ये तो a स्टार b का मतलब यदि ये हो a प्लस b प्लस ए बी, तो यहाँ पे a स्टार a का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस a गुना a, तो हो जाएगा 2a प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्चुअली ये a स्क्वायर है वो ये है। आई बात समझ में या नहीं आई। इस तरीके से a क्यूब यदि मैं बनाऊँ तो इसके साथ एक और a स्टार लगा दूँ, चलो बाद में लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a प्लस बी ना 2a प्लस a स्क्वायर प्लस a, फिर दोनों का गुणा 2a प्लस a स्क्वायर इंटू a, तो बच्चों ये बन जाएगा कुछ 3a प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब, कुछ ऐसा। अब एक्चुअली में a क्यूब का मतलब a क्यूब ना होकर देखो ये है। बस समझ आई जो मैं कह रहा हूँ वो, या नहीं आई। तो बच्चों देख लो, आप खुद देखो रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, रटने वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ समझना है भाई। यदि कोई बच्चा ये रट लेता है कि a गुना a का मतलब a स्क्वायर होता है, तो बच्चों यहाँ पे तो देख लो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। यहाँ पे a गुना a का मतलब 2a प्लस a स्क्वायर है। यहाँ पे a क्यूब जो आप लिखोगे एक्चुअली उसका मतलब देखो क्या है 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब। अब यदि सीधा a क्यूब लूँगा तो 3a प्लस 3a स्क्वायर कहाँ गया, बात समझ आई। तो बच्चों ये होता है कि कोई भी एलिमेंट हो उसकी पूर्णांक घात। तो आपको दो बातें मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी भी, जो घात है वो सीधी नहीं लेनी, हमें संक्रिया पे संक्रिया लगाकर घात बढ़ानी है। अब मैं कितनी भी संक्रिया ले सकता हूँ, कितनी भी घातें बन सकती हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या डेफिनेशन है, क्या जानकारी बच्चों वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में जो बताया गया वो आपको तैयार करना है, कोई डाउट हो तो पूछना है, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए टेक केयर।